गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का मनोज आईएएस में स्वागत है। मैं मनोज शर्मा, रीजनिंग फैकल्टी एंड मैथमेटिक्स फैकल्टी। आज आपके लिए लेके आ रहा हूं सी सेट का डिस्कशन। दोस्तों अभी 4 अक्टूबर को सी सेट का मतलब यूपीएससी का एग्जाम कंडक्ट हुआ था। तो मैंने सोचा कि एक बार आपके लिए सी सेट का मैं पेपर डिस्कशन करता हूं, क्योंकि सी सेट एक ऐसा है कि जब तक आपका क्वालिफाई नहीं है एग्जाम, तो आप चाहे जीएस में से फुल क्वेश्चन करके आ जाओ, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं है। क्यों? कि सी सेट जब तक क्वालिफाई मतलब कि उसको पास करना आपके लिए अनिवार्य है। तो बहुत से स्टूडेंट्स नए होंगे और बहुत से स्टूडेंट्स पहले से भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, लेकिन आज हम देखते हैं कि किस तरीका से सी सेट का एग्जाम्स आता है और उसकी हम एक बार एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ध्यान देना क्या कहता है क्वेश्चन कह रहा है एक साइन है। क्या है? ये साइन है मतलब ब्लैंक स्थान है। इसकी जगह हम क्या रखें ऐसा कि जो ये वाला समीकरण और ये वाला समीकरण इक्वेशन मतलब इक्वल हो जाए। तो देखो आप इसको सोल्व कैसे करोगे? ऑप्शन से 2 रख के देख सकते हो, 3 रख के देख सकते हो, 4 रख के देख सकते हो, 5 रख के देख सकते हो। कहने का मतलब जो ये स्थान से है, जो ये ब्लैंक से स्थान है, आप इनकी जगह इनको रख के देख सकते हो। तो ध्यान देना इधर, मैं इसमें 3 रख के देखता हूं। तो मैंने इसकी जगह 3 रखा, प्लस 1 3 प्लस 5 3 प्लस 3 3 प्लस 3 1। देखो ध्यान देना, प्लस 3 प्लस 1 3 प्लस 5 3 प्लस 3 3 प्लस 3 1 इज इक्वल टू 133। क्या इसको जोड़ने के बाद 133 आएगा कि नहीं आएगा? अब ये सबसे बड़ी बात है, बताइए मेरे भाइयों, 133 आएगा कि नहीं आएगा? तो हम देखते हैं कि ये हम इसको जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा मेरे भाइयों? 133 आ जाएगा। ये भी 133 इज इक्वल टू 133। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्या रख देंगे भाई इसकी जगह? हम क्या रख देंगे इसकी जगह? हम 3 रख देंगे। ध्यान देना, ये क्या था? साइन ही तो है ये वाली मेरे भाइयों। क्या है? साइन। तो मैंने इसकी जगह 3 रखा, प्लस 1 3 प्लस 5 3 प्लस 3 3 प्लस 3 1 इज इक्वल टू 133। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर दूसरे पर चलते हैं। देखो ध्यान देना क्या कहता है। यदि आपके पास 2 सीधी 7.5 फुट और 3.25 फुट की छड़ें हैं, तो आप कम से कम कितनी लंबाई माप सकते हैं? यहां पर एक शब्द आ गया मेरे भाइयों, क्या? कम से कम। क्या आ गया? कम से कम। कम से कम का मतलब हम इसका निकालेंगे एचसीएफ महत्तम समापवर्तक। क्या निकालेंगे? एचसीएफ महत्तम समापवर्तक। अब ध्यान देना क्या करेंगे भाई, ये 7.5 है तो मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा, यहां 10 आ जाएगा भाई। ये 3.25 है, इस यहां से पॉइंट 2 अंक बाद है तो यहां पर 00 आ जाएगा। इधर ध्यान देना, ये 7.5 है, 1 अंक बाद पॉइंट है, तो भाई इस पॉइंट को हटाऊंगा तो 10 आ जाएगा नीचे। क्लियर है भाई? डाउट्स? कोई डाउट्स है यहां तक मेरे भाइयों? भाई इस पॉइंट को हटाऊंगा तो 10 आ जाएगा। यहां पर 2 अंक बाद पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हटाऊंगा, कितना नीचे बढ़ जाएगा? 00। तो ध्यान देना, अब मैं इसको काटता हूं 5 से। 5 1 5 5 25 5 2 10, 25 से काटता हूं इसको। 25 1 25 आ 25 25 1 25 आ, और ये बचेगा 25 3 75 और 25 चौका 100। 15/2 13/4। अब जब फ्रैक्शन में होता है तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं? जो निकलवाता है ऊपर वाले का अंश का, न्यूमिनेटर का, वही निकालते हैं और नीचे वाले का फिर अलग कर देते हैं। तो एलसीएम की बात कर रहा है तो इसका एचसीएफ निकालूंगा और नीचे वाले का एलसीएम निकालूंगा। तो ध्यान देना, 13 और 15 का तो एचसीएफ कितना आ जाएगा भाई? 1 ही आएगा, 1 आएगा, और इसका कितना हो जाएगा? एलसीएम 4। तो 1/4 का मतलब क्या होता है? 0.25। 1/4 का मतलब क्या होता है? 0.25, क्योंकि 1 में 4 से भाग दूंगा तो आंसर क्या होगा? 0.25 फुट। 0.25 फुट। बात क्लियर है? डाउट्स क्लियर हो रहा है यहां तक मेरे भाइयों? ध्यान देना, यहां पर एक शब्द दिया, कम से कम कितनी लंबाई नाप सकते हैं? कम से कम। तो 75/10, 1 अंक पॉइंट बाद अंक है, 10 बढ़ा लिया। 2 पॉइंट बाद अंक है, 00, 100 हो गया। तो भाई ये क्या हो जाएगा? 15/2 13/4। 15 और 13 का एचसीएफ कितना होता है मेरे भाइयों? 1 होता है, और 2 और 4 का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है मेरे भाइयों? 4 होता है। तो 1/4 का मतलब क्या होता है? 0.25। क्लियर है मेरे भाइयों? ध्यान देना, थर्ड देखना क्या कह रहा है। अनुक्रम 14 18 20 24 30 32 की प्रक्रिया संख्या में एक सरल गणितीय संक्रिया द्वारा
अभाज्य संख्याओं का एक अनुक्रम प्राप्त किया जा सकता है, निम्न में से कौन सी अनुक्रम की अगली संख्या है। इसका मतलब क्या कहता है ये कि अगला वाला जो पॉइंट है वो क्या आएगा, मतलब इसकी जगह पर क्या आएगा, जो यहां पर ब्लैंक स्थान है आगे, इसकी जगह पर क्या आएगा मेरे भाइयों, इसकी जगह पर क्या आएगा, ध्यान देना। एक और बोला है कि जो संख्या है वो कैसी होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए। एक घटती संक्रिया भी लगनी चाहिए। क्या लगना चाहिए, एक सभी में क्या लगना चाहिए, एक लॉजिक भी सभी में लगना चाहिए। बात क्लियर है, ध्यान देना। तो फिर कैसे करेंगे, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे फिर भाई। देखो 14 को मैं लिखता हूं 30 + 1 14, या इसमें से एक घटा दो, ये मान सकते हो। 14 में से एक गया 13, या 13 + 1 ऐसे कर सकते हो। 17 + 1 18, 23 + 1 24, 29 + 1 30, 31 + 1 32। इधर ध्यान देना भाई, ये एक अभाज्य संख्या है कि नहीं, 17 एक अभाज्य संख्या है कि नहीं, 23 एक 23 अभाज्य संख्या है कि नहीं, 29 एक अभाज्य संख्या है कि नहीं, 31 भी अभाज्य संख्या है। ये सभी की सभी कैसी अभाज्य संख्या, तो इसमें से कौन सी अभाज्य संख्या बनेगी, 33 + 1 क्या अभाज्य संख्या है, 33 नहीं है। 35 + 1 क्या अभाज्य संख्या है, नहीं है। 37 + 1 अभाज्य संख्या है। 39 + 1 अभाज्य संख्या है क्या, नहीं है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि इसने बोला कि सभी की सभी कैसी संख्या होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए। कब, एक में कोई घटती संक्रिया लगाऊं, उसमें कोई लॉजिक लगाऊं। तो ध्यान देना, 13 + 1 14, 17 + 1 18, 23 + 1 24, 29 + 1 30, 31 + 1 32। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट मेरे भाइयों, सी इज करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या कहता है, एक पुस्तिका जिसके पन्ने समान रूप से हैं, पहले पन्ने की संख्या 1 से प्रारंभ करते हुए अंकित है। इस पुस्तिका से एक पन्ना फाड़ लिया जाता है, बचे हुए पन्नों पर अंकित पृष्ठ संख्याओं का योग 195 है। फटे हुए पन्ने पर निम्न में से कौन सी संख्या है। भैया जो इनका योग है वो कितना है, 195। कहने का मतलब ध्यान देना, पहला पन्ना फाड़ा होगा, इधर ध्यान दो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे डॉट 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 20 तक मान लेता हूं। कितने तक, 20 तक। तो भाई एक चीज जानते हो, प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या होता है, n + 1 डिवाइड बाई 2। भाई कितने भाई, 20 + 1 21 डिवाइड बाई 2। तो इसको मैंने कितना बार, 10 बार, कितना हो गया, 210। 210 नहीं, पन्ने एक्चुअली में कितने, 195। तो 210 में से 195 गया तो कितना बचेगा, 15। और ऐसा क्या योग है जो 15 हो जाएगा, 5 और 6 15 नहीं है, 8 और 7 15 है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। दोबारा से ध्यान देना, देखो यार इसने बोला है कि पन्ने फाड़ लिए जाते हैं, 1 से प्रारंभ होता है, तो 1 से 20 तक जा सकता है, 30 तक जा सकता है, 40 तक जा सकता है, लेकिन मैंने 20 तक इसलिए लिया क्योंकि ये इसके अप्रोक्स है, किसके, 195 के। अब भाई अब आता 50, तो क्या इसके अप्रोक्स था, नहीं था, क्योंकि इसके भी तो ये ऑप्शन भी तो देखने हैं जो इसके योग के आसपास हो। तो 195 मैंने 20 तक उसको फाड़ा, तो भाई इसके प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला निकालने का होता है n + 1 डिवाइड बाई 2, और n की वैल्यू कितनी है, 20 + 1 21 डिवाइड बाई 2। 20 को मैंने 2 से काटा, 10 बार गया, 21 × 10 210, लेकिन एक्चुअली में उनका कितना है योग, 195, लेकिन मेरा योग तो 201 भाई 210 आ रहा था, लेकिन 210 में से 195 गया तो कितना बचेगा, 15, और 15 का योग क्या होता है मेरे भाइयों, 8 और 7। क्लियर है। अब इधर ध्यान देना, ये क्या कह रहा है, अब इसको ब्लैंक स्थान भरने के लिए दिया गया है, और ब्लैंक स्थान क्या करना है, हमें रिक्त भरना है। ध्यान देना, ए बी देखो यहां पर कितने दे रखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। कोई बात नहीं, यहां पे देखो कुछ पेयर्स ऐसे बनेंगे कि जो एक सीरीज बनेगी, ए बी, देखो ध्यान देना, ए बी, तो ये भी ए बी बन गया, ठीक है। ये बी, ये सी बी है, तो ये भी सी बी बनेगा, नहीं बनेगा, सी बी, ये भी भाई क्या है, सी बी, सी बी। अब देखो यहां पर क्या हो गया, सी डी, ई डी, और ये क्या बन जाएगा, ई डी।
तो ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? ए सी सी ई। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। दोबारा से ध्यान देना, मैंने एक लॉजिक लगाया, इसको मैंने दिमाग में भरा। भाई एक लॉजिक ही तो लगाया है मैंने, इसी को तो एक दिमाग में लिया है। किसको लिया है? इसी को तो मैंने दिमाग में लिया है। ए बी ए बी ए बी, सी बी सी बी सी डी, सी डी भी देखो, यहां सी डी आ गया तो यहां पे भी सी डी है, सी डी है, ई डी ई डी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब आते हैं छठे क्वेश्चन पर। माना के ए थ्री बी सी और डी ई टू एफ 4 अंकों की संख्याएं हैं, जहां प्रत्येक वर्ड 3 से बड़े भिन्न अंक को दर्शाता है। यदि संख्याओं का योग इतना है तो ए और डी का अंतर ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देना, इधर ध्यान देना। ए थ्री बी सी डी ई टू एफ, इधर ध्यान देना। 15 9 0 2। अब ध्यान देना, इसने बोला है कि जहां 3 से बड़े हो, भाई 3 से क्या होने चाहिए? सभी बड़े होने चाहिए, और एक बड़े भिन्न को दर्शाता है। इसको मतलब 4 5 6 7 8 और 9 तक मैं कुछ भी ले सकता हूं। 4 से 9 तक कुछ भी लूं, इनकी जगह ऐसा मुझे रखना है कि जो क्या हो जाए, मेरा ये वाला योग बन के आ जाए। कौन सा वाला योग बन के आ जाए? ये वाला योग बन के आ जाए। दोबारा से ध्यान देना, एक शब्द बोला था कि जहां प्रत्येक वर्ड 3 से बड़े भिन्न अंक को दर्शाता है, मतलब 3 से बड़े हैं और वो द्वारा रिपीटेशन में नहीं है। 3 से बड़े अंक हैं लेकिन वो द्वारा रिपीटेशन में नहीं है, वो क्या है? अलग है। तो ध्यान देना, तो भाई 3 से बड़े 4 5 6 7 8 9 भी हो सकते हैं और उनका योग इतना है। तो देखो यार, अब यहां पर 2 है बाद में, तो इसका मतलब 12 बनना होगा, 22 बनेगा, कुछ ना कुछ तो बनेगा। अब क्या क्या बन सकता है? देखो 4 और 5 नहीं बनेगा, 6 और 5 का नहीं बनेगा, 7 और 5 का बन सकता है। 7 और 5 का ही बनेगा। किसका बनेगा? 7 5 8 12 8 4 का भी बन सकता है, 8 4 का भी बन सकता है। तो मैंने यहां पे क्या लिया? यहां 4 लिया, यहां 8 लिया। 8 और 4 12, 2 कैरी के लिए। 8 और 4 12, तो 1 कैरी के लिए, 1 कैरी के लिए लिया तो 2 और 1 3 हो गया, लेकिन 3 हो गया, 0 लाना है, 3 हो गया तो नॉर्मल सी बात है 7 ही रहा होगा, क्योंकि 10। अब फिर 1 कैरी के लिए, 3 और 1 4, 4 हो गया, लेकिन कितना है? 9, तो ये 5 ही रहा होगा, नॉर्मल सी बात है। अब क्या? कुछ नहीं है भाई, अब ये 14 है। अब ये क्या बनेगा भाई? 15 कैसे बनेगा यहां पे? अब ध्यान देना, अब ये को क्या हो गया? 9 और इसको क्या हो गया? 6, 6 और 9 15। बात क्लियर नहीं हुई? बात नहीं हुई क्लियर? ध्यान देना, ये जो दे रखे एबीसी को मुझे ऐसा कुछ मानना है कि जो इसका योग वाला कौन सा आ जाए? ये वाला आ जाए। मैंने सी की जगह 4 रखा, एफ की जगह 8 रखा। 8 और 4 12 है, तो 2 हो गया 1 कैरी के लिए भाई। 2 12 है तो 2 लिख लिया 1 कैरी के लिए। तो यहां पर 2 था तो मैंने 3 मान लिया भाई, क्योंकि 1 कैरी हो गया, 2 और 1 3। लेकिन यहां 0 है, 0 का मतलब 10 रहा होगा कम से कम। तो मेरे भाइयों 3 का क्या हो गया? 7। तो ये कितना हो गया? 10। 1 कैरी के लिए 3 और 1 4, 4 है तो इसको कितना बना होगा भाई? पी को 5 माना होगा। अब इसको 5 हो गया, 9 6 और 9, 9 और 6 15। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्या पूछ रहा है? ए और डी का बीच का अंतर। ए कितना है मेरे भाइयों? ए की वैल्यू है आपकी 6 और डी की वैल्यू है आपकी 9। तो 9 और 6 का डिफरेंस कितना है मेरे भाइयों? 3। क्या है? 3। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका मेरे भाइयों? सी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? बात क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 के बाद 7 पर आते हैं। देखो ध्यान देना, 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7वां क्वेश्चन कहता है 2 कथन S1 और S2 नीचे दिए गए हैं, जिनके उपरांत एक प्रश्न है। 51 पृष्ठों के एक पुस्तक में किसी भी पृष्ठ पर 2 से अधिक रेखा चित्र नहीं है। भैया मतलब एक है, देखो क्या 51 पृष्ठों की एक पुस्तिका में 51 पृष्ठ की एक बुक है, एक पुस्तिका है, किसी भी पृष्ठ पर 2 से अधिक रेखा चित्र नहीं है। तो इसका मतलब अधिक से अधिक 2 नहीं है, तो 51 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 102। हो गया नहीं हो गया भाई? 102 हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि 51 पृष्ठों से एक पुस्तक में किसी भी पृष्ठ पर 2 से अधिक रेखा चित्र नहीं है, तो 51 इंटू 2 कितना हो गया? 102। और फिर दूसरी कंडीशन दे रहा है प्रत्येक पृष्ठ पर कम से कम एक मतलब 51 भी हो सकता है भाई। तो इसका क्या बोल रहा है प्रश्न? क्या इस पुस्तक में 100 से अधिक रेखा चित्र है? मैं कंफर्म नहीं कर सकता,
क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा डाटा नहीं दिया गया है कि मैं कैसे कंफर्म कर दूं कि 100 से अधिक है कि 100 से कम है। ऐसा कोई मेरे पास डाटा सफिशिएंट नहीं है, मेरे पास डाटा सफिशिएंट नहीं है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा मेरे भाइयों, इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर होगा कि अकेला S1 S2 एक साथ प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन सी इज करेक्ट। बात क्लियर है मेरे भाइयों? क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई डाटा नहीं है कि जो इसको कंफर्म कर दे कि भाई 51 पृष्ठों की पुस्तिका में किसी भी पृष्ठ पर 2 से अधिक रेखा चित्र नहीं है। 2 से अधिक का मतलब है कि यार मैक्सिमम 2 ही तो हो सकते। 51 मल्टीप्लाई 2 इसका मतलब क्या हो गया? 102, 102। प्रत्येक पृष्ठ पर कम से कम एक रेखा चित्र है, तो एक का मतलब 51 इंटू 1, 51 मल्टीप्लाई 1 कितना हो गया? 51। बात क्लियर है भाई? समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना। अब देखो ध्यान देना क्या कहता है। ये क्वेश्चन है किसका? मैथमेटिक्स का। अब ध्यान देना है। इससे हम कर सकते हैं एलिगेशन मेथड, मिक्सचर का नेम, एलिगेशन, बंधन का रूल। बंधन का रूल होता है दो चीजों को एक चीज से जोड़ दो, वहां किसका रूल लगा सकते हो आप? बंधन का रूल लगा सकते हो। दो चीजों को एक चीज से जोड़ दिया जाए, वहां किसका रूल लग जाएगा मेरे भाइयों? बंधन का रूल लग जाएगा। ध्यान देना। अंग्रेजी में कितना हो रहा है? 9। और इसको लड़कों की देखो, ये गर्ल्स है और ये क्या है मेरे भाइयों? बॉयज है। ठीक है, गर्ल्स 9। अब माध्यम कितना हो रहा है? 8.8 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मुझे बताइए। गर्ल्स 9 हो गई, बॉयज 8, और इनका जो कुल माध्यम जो बीच का वो कितना? 8.8। भैया 8.8 में से 8 जाएगा तो 0.8 बचेगा, नहीं बचेगा? 9.8 में से 8.8 जाएगा तो कितना बचेगा? 0.2। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, 2 से ये 2 चौका 8, 2 1 2। लड़के कितने भैया प्राप्तांक कर रहे हैं? तो इसका 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 चौक 32, और ये कितना? 1 7 1 7। 32 और 7 कितना हो गया? 29 39। 32 और 7 39। किसका भाई पूछ रहा है? इसका कुल का। तो 4 और 1 5, और इसको कर देंगे क्या होगा? 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 5 अट्ठे 40। 7.8, 7.8, क्योंकि इसको हम डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा? 7.8 हो जाएगा। दोबारा से ध्यान देना भाई, यही तो पूछ रहा है कि इस हिंदी वाले की तो पूछ रहा है। जब हिंदी वाले एक्स की बात कर रहा है तो इंग्लिश का तो पूरा डाटा दे रखा है, दे रखा है। और भाई इसका निकालने का मतलब होता है टोटल का, कुल माध्यम का, दोनों में होना। तो भाई ध्यान देना, इसको लड़की को इंग्लिश में मिले 9, बॉयज को मिले 8, लेकिन टोटल को जो कुल हो रहा है वो 8.8 है। 8.8 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 0.8, और 9 में से 8.8 गया तो कितना बचेगा? 0.2। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, 2 चौक 8, ये 4:1 हो गया। अब ध्यान देना, लड़के हिंदी में माध्यम में कितना है भाई? 8 है, लेकिन किसका? इसका लड़की का कितना दे रखा है? 4, तो 8 इंटू 4 8 चौक 32, 7 इंटू 1 7, 32 और 7 39, 39। दोनों का कितना? 4 और 1 5, 39/5। कितना आंसर हो जाएगा? 7.8 हो जाएगा। बात क्लियर है? डाउट्स क्लियर है? ध्यान देना। 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। ये बहुत ज्यादा एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है। यहां बहुत ज्यादा डाटा कम है मेरे भाइयों, और क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीका से दे दिया गया है। डाटा बहुत कम है यहाँ का। क्या कहता है? एक परिवार की 2 पीढ़ियों के 6 सदस्यों PQR ST और U में 3 पुरुष और 3 महिलाएं। 3 कौन है भाई? 3 पुरुष और 3 ही कौन है? महिलाएं। 3 तो पुरुष और 3 ही कौन है? महिलाएं हैं। उनमें से 2 विवाहित जोड़े हैं और 2 अविवाहित जोड़े हैं। 2 की शादी हो गई है, 2 की शादी नहीं हुई है। PU जो है P की पुत्री है और QR की सास है। T अविवाहित पुरुष है और S एक पुरुष है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अब बात ध्यान देना, U क्या है? U P की पुत्री है, तो भाई U पुत्री होगी किसकी भाई? P की। बात क्लियर है भाई? U क्या हो गया? P की पुत्री हो गई। बात यहां तक क्लियर है? अब ध्यान देना, और QR की सास है, जो Q है, जो QR की सास जब तो बनेगी कि ये कौन रहे होंगे? हस्बैंड वाइफ रहे होंगे, जब तो सास बनेगी। QR की सास बन गई या नहीं बनी? बताइए। T अविवाहित पुरुष है और S एक पुरुष है। T एक अविवाहित पुरुष है, T एक S पुरुष है, तो ये भी हस्बैंड वाइफ रहे होंगे।
क्यों? क्योंकि जब तक इनको हस्बैंड वाइफ क्या बोला है, दो अविवाहित हैं, दो विवाहित हैं, तो ये आर और एस विवाहित हो गया, पी और क्यू। अब क्या पूछा गया, टी अविवाहित है, भाई अविवाहित है, टी का कोई विवाह ही नहीं हुआ है, ठीक है। मैं नीचे कर नहीं सकता था, स्त्री को रख सकता, क्यों? क्योंकि ये रिलेशन नहीं बनता फिर। और एस एक पुरुष है, बात ठीक है भाई, पुरुष है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आर एस की पत्नी है, आर एस की पत्नी है कि नहीं? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्या है मेरे भाइयों इसका आंसर? ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ में आ रही है बात? आगे की तरह ध्यान देना। देखो, इसने एक चीज बोली, यू पी की पुत्री है। यू पुत्री है किसकी? पी की। तो यू पुत्री होगी भाई पी की। क्यू आर की सास है। ये जो क्यू है वो आर की सास जब भी तो बनेगी भाई, इसका हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होगा। मतलब मेरे पति की कौन होगी? जो मेरी वाइफ होगी, जो मेरी माँ होगी, उसी को तो सास बोलेगी। तो ये क्या हो गया? बोला टी अविवाहित है, मैंने अविवाहित कर दिया। एस एक पुरुष है लेकिन वो मैंने विवाहित कर दिया, तो आर एस की पत्नी है। बात क्लियर है? डाउट्स? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी विशेष वर्ष में 12 जनवरी को रविवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मतलब मैंने आपको एक पढ़ाया था कैलेंडर में, और वो मैंने फॉर्मूला लिखाया था। क्या लिखाया था? 144 025 036 140, और एक लिखा था लीप वर्ष में, ये 03 रखना है केवल, बाद बाकी डिक्टो क्या रहेगा? सेम रहेगा। मैंने ये चीज बोली थी। यही क्या होते हैं? जनवरी का कोड है मेरे भाइयों, यही जनवरी होती है। यही क्या होता है? फरवरी। और यही क्या होता है मेरे भाइयों? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। जो आपको ये मंथ देखो, ये नॉर्मल सभी के लिए है। 03 केवल लीप ईयर के लिए होती है। और लीप ईयर्स क्या होती है? जिसमें 4 से भाग चला जाए वो लीप वर्ष कहलाते हैं, जिसमें 4 से भाग ना जाए वो नॉर्मल ईयर कहलाती है। अब ध्यान देना, जिसके कोड सेम दिखाई दे रहे हैं, जिसके कोड सेम दिखाई दे रहे हैं, उसके मंथ, उसके महीने भी, कहने का मतलब उनके जो दिन है वो भी समान है। यदि कोई 12 जनवरी को क्या बोला है? यदि 15 जुलाई को रविवार है, और भाई तो उसी वर्ष अधिवर्ष क्या है? जुलाई कहां पर है मेरे भाइयों? जुलाई कहां पर है मेरे भाइयों? देखो 12 जनवरी की बात कर रहा है, और 12 जनवरी मतलब ये 0 है। 0 का कोड और कहां पर है? अप्रैल और जुलाई। तो कहीं 12 जुलाई को रविवार दे रखा है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। जो आपके पास यहां पर कोड है, यदि कोई सेम डेट पर सेम डेट वो आ रहा है कोड, देखो यदि यहां 4 है, यहां पर ही 4 आया, तो इसका मतलब ये दिन कैसे रहे होंगे? समान रहे होंगे। ये मैंने प्रूफ भी किया है किस में? क्लास में। लेकिन अभी मैं थोड़ा डिस्कशन कर रहा हूं तो थोड़ा लेट हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूं मेरे भाइयों? डिस्कशन कर रहा हूं तो थोड़ा लेट हो जाएगा। आगे ध्यान देना। ये बात समझ में आ रही है आप सभी के? समझ में आ रहा है? देखो ध्यान देना, ये जो डेट है वो थोड़े आपके लिए ये हो जाएंगे कि भाई ये जो आपको कोड दिखाई दे रहे हैं वो सेम क्या है? डे है। वो सेम क्या है मेरे भाइयों? डे है। बात क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है? अब ध्यान देना। 11वां क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन? एक व्यक्ति अपने घर के पीछे से सीधे 25 मीटर चलता है। कैसे चलता है भाई? सीधे 25 मीटर चलता है। फिर वह दाहिने मुड़कर 50 मीटर और चलता है। फिर वह बाएं मुड़कर 25 मीटर और चलता है। यदि उसके घर का मुख पूर्व की ओर है तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? बताइए भाई, किस दिशा में है? अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? इसका मुझे एक बार आंसर बताओ, जल्दी से आंसर बताओ, बताइए, ध्यान देना आप। इसने बोला इसका घर भाई पूर्व दिशा में है। ये पूर्व दिशा में है, यहां से ये पश्चिम की तरफ चल रहा होगा, क्योंकि उल्टी दिशा में चल रहा है ना, ये इधर चल रहा होगा। जब ये इधर जहां से चला, कितना चला भाई? ये चलता है 25 मीटर। फिर क्या बोला है? वह दाहिने मुड़कर राइट की तरफ 50 मीटर चलता है।
और फिर वह बाएं मुड़ता है, 25 मीटर चलता है। अब ध्यान देना, इस क्वेश्चन को थोड़ा वैसे करता हूं, देखो ध्यान देना, ये क्वेश्चन यही है कि ये वाला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, ध्यान देना भाई। मैं आपसे एक चीज कहूं, ये यहां से चला तो ये 25 मीटर चला, फिर वह दाहिने मुड़ता है 50 मीटर, ये हो गया, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ता है 25 मीटर, ये हो गया, ठीक है भाई। तो इसका मतलब क्या होता है, वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, तो उसने भाई यहीं से तो चलना स्टार्ट किया है। कहां से चलना स्टार्ट किया मुझे बताओ, ये पॉइंट होगा, कोई पॉइंट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि भाई उसने ये पश्चिम की तरफ चल रहा है, और पश्चिम की तरफ क्या होता है, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया कि भाई, नॉर्थ वेस्ट हो गया कि नहीं हो गया, क्यों भाई, नॉर्थ साउथ आंसर होगा नहीं होगा इसका, उत्तर पश्चिम आंसर होगा कि नहीं होगा बताइए, या नहीं होगा भाई, क्यों नहीं होगा, इधर ध्यान दो। वो यहां से 25 मीटर चल रहा है, फिर वो 50 मीटर गया, फिर ये 25 मीटर गया, ठीक है, गया कि नहीं गया भाई। अब यहां से कोई भी है तो इसका आंसर क्या हो गया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो यही होगा कि नहीं होगा। आगे चलते हैं, देखो 12वां क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, ये कहता है सभी संख्याएं 2 से विभाज्य है, सभी संख्याएं 3 से विभाज्य है। भाई जो 2 और 3 से विभाज्य है वो 6 से भी विभाज्य होगी, इस बात को याद में रख लो, क्योंकि 2 और 3 से जो कोई भी विभाजित है, यदि कोई संख्या 2 और 3 से उसमें भाग जा रहा है, यदि किसी संख्या में 2 और 3 से भाग जा रहा है, तो ये समझ लो कि उस संख्या में 6 से भी भाग जाएगा। किससे जाएगा भाई, 6 से भी भाग जाएगा, ये बात क्लियर है। तो ध्यान दे लेना, जब 6 से भाग जाएगा तो सभी संख्या 6 से विभाज्य, बात सही है। दूसरा, क्या सभी संख्या 4 से विभाज्य, गलत है। तो केवल क्या लिख लेगा, निष्कर्ष फर्श लिख लेगा। क्यों, क्योंकि जो 2 और 3 से विभाज्य है वो कभी 4 से विभाज्य नहीं होंगी, वो 6 से विभाज्य होंगी। विभाज्य का मतलब वो भाज्य होंगी, उनमें भाग चला जाएगा। बात क्लियर है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये 150 पर होता है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, स्लोगिज्म। ये 150 पर होता है, ऑल के लिए 100 होता है 150, सम के लिए 50-50, सम नॉट के लिए 50-100, नो के लिए 100-100। देखो सभी के लिए 150 होता है, सभी के लिए 150। पॉजिटिव और पॉजिटिव रिजल्ट इनडायरेक्ट पॉजिटिव भी देंगी, जिसकी जितनी क्षमता है उतना देगा। सभी कुत्ते 150, 50-50, यही दो ही दे रखे केवल, ध्यान देना। प्लस प्लस पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव दे रहा है, ये तो देखते ही गलत हो गया, ये तो देखते ही गलत हो गया। क्यों, क्योंकि नेगेटिव रिजल्ट कहीं है नहीं, लेकिन यहां नेगेटिव रिजल्ट दे दिया, तो देखते ही गलत हो गया। फिर ध्यान देना, कुत्ते और काले की डायरेक्ट दोस्ती है इनडायरेक्ट दोस्ती है। आप कहोगे सर कुत्ता और काले की कैसी दोस्ती है, इनडायरेक्ट दोस्ती है। वो भी किसके थ्रू है, बिल्ली के थ्रू है। तो जिसकी जितनी क्षमता होती है वो उतना ही दे सकता है। आपके पास कुत्ते कितने, 50, लेकिन डिमांड कितने की कर रहा है, 100 की। क्या दे पाओगे, नहीं दे पाओगे। तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये गलत क्यों होगा, रिजल्ट तो पॉजिटिव दे रहा है, मैंने मना नहीं किया, लेकिन कुत्ते आपके पास कितने मेरे भाइयों, 50 हैं। कुत्ते कितने आपके पास, 50 हैं, लेकिन इसने डिमांड कितने की करी भाई, 100 की। तो इसलिए 100 की डिमांड करी, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्या आंसर होगा कि इसका निष्कर्ष कोई भी नहीं निकलता है, इसका निष्कर्ष कोई भी नहीं निकलता है, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना तो निष्कर्ष सेकंड। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन क्या होगा इसका मेरे भाइयों, सी इज करेक्ट। बात क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित संख्याओं के अनुक्रम पर विचार कीजिए। इसमें एक चीज दी गई है कि ऊपर लिखे हुए अनुक्रम में कितनी विषम संख्याओं के बाद विषम संख्या है, और के बाद और है, किसके बाद, और के बाद और है, विषम के बाद विषम संख्या है, किसके बाद मेरे भाइयों, विषम के बाद विषम संख्या है। ध्यान देना,
भाई 5 के बाद एक विषम संख्या है कि नहीं? आप कहोगे जी सर। 7 के बाद 3 विषम संख्या है कि नहीं? जी सर। 9 के बाद 8 नहीं हो सकती। 5 के बाद 7 विषम संख्या है कि नहीं? आप कहोगे जी सर। 6 के बाद 3 विषम संख्या है, वेरी गुड। 3 के बाद एक विषम संख्या है, वेरी गुड। 1 के बाद 5 विषम संख्या है, ठीक है। क्या 8 के बाद 6? नहीं, ये इवन है। 3 से 8 इवन है, 5 से 2 इवन है, ये इवन है, ये भी इवन है। तो एक सी बताओ, ऑड के बाद ऑड, इसने दिया कि विषम संख्याओं के बाद क्या होनी चाहिए? विषम संख्या आती है। ऑड के बाद क्या आता है मेरे भाइयों? ऑड आता है। तो एक चीज ध्यान दो, 5 के बाद एक ऑड है, 7 से 3 एक ऑड है, 5 के बाद 7 ऑड है, 6 से बाद 3 ऑड है, 3 से 1 ऑड है और 1 से 5 ऑड है। तो ये कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि इसने एक ही तो दिया है कि ऑड के बाद विषम संख्याओं के बाद क्या मेरे भाइयों? विषम संख्या आती है। तो ये बात क्लियर हुई, डाउट्स क्लियर हुआ। तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। ध्यान दें, लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं छोर से, इस वाले छोर से, ए बाएं छोर से 16वें स्थान पर है, बी दाएं छोर से 18वें स्थान पर है। ये इधर से कौन से स्थान पर है? 18वें स्थान पर है। जी ए के दाएं, कौन जी? ये ए तो है। जी के दाएं 11वें स्थान पर आ जाता है। कौन से पर? 11वें स्थान पर। कौन? जी आ जाता है। तो वी से, और वी से तीसरे स्थान पर दाहिने है। कौन? कौन भाई? जी। अब वी से दाहिने यार कैसे आ सकता है? वी से दाहिने, ये क्योंकि वी है। अब वी से दाहिने इधर कैसे जाएगा? 18 नहीं जा सकता है, क्योंकि 11 में पर है। अब फिर कैसे चला जाएगा मेरे भाइयों? यदि मैं इसको 3 अंक इधर ले लूं, क्योंकि इसको 3 अंक की तो इधर खिसकाना है। यदि मैं इसको 3 अंक इधर ले लेता हूं, तब तो बात बन जाएगी मेरे भाइयों। क्यों? क्योंकि फिर तो वो दाहिने खिसक जाएगा। अभी बाएं तो खिसक सकता है, अभी बाएं तो खिसक सकता है, लेकिन दाहिने नहीं खिसक सकता है। क्यों? क्योंकि नहीं खिसक पाएगा। लेकिन मैं इसी को भाई इधर ले लूं 18वें स्थान पर, किसको? वी को। और इसको मैं क्या कर दूं? अब मैं इसको भाई 18 में पर आ जाएगा, तो यहां केवल कितने बचेंगे? 7 ही तो बचेंगे। तो 18 + 16 + 7, ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाइयों? 18 16 दूनी 32, 32 और 2 34, 34 और 7, 34 और 7 कितना हो गया भाई? 41। कहीं है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी इज करेक्ट। नई बात समझ में, दोबारा से समझना। लड़कियों की एक पंक्ति में ए बाएं छोर से, इस वाले छोर से, ये ए कौन से स्थान पर भाई? 16वें स्थान पर है। और वी दाएं छोर से 18वें स्थान पर है। ये इधर से वी है, और ये कौन से स्थान पर है? 18वें स्थान पर है। और वी से तीसरे स्थान पर जी एक के दाएं 11वें स्थान पर। भाई जी है, 11 स्थान आगे बढ़ा और कहां आ गया? वो जी पर आ गया। तो 11 और 7 कितना हो जाता है मेरे भाई? एक तरह से 27। अब वो 27 तो आ चुका है, लेकिन वो इधर तो चला जाएगा यार। वो किधर चला जाएगा? वो बाएं की तरफ तो चला जाएगा। ये तो बी से ही तो हट रहा है, लेकिन दाएं की तरफ कैसे जाएगा? तो इसलिए मैं इसको 3 अंक कम कर रहा था। तो इसके पीछे 7 भी तो रहेंगे, 7 ही तो रहेंगे। जब मैं 3 अंक इसको इधर घटका दूंगा तो 7 बचेंगे। 18 और 16 और 7 आप जानते हो, 32 और 2 34, 34 और 7 कितना होता है मेरे भाइयों? 41 41। बात क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 16। 3 कथन S1 S2 और S3 नीचे दिए गए हैं, जिसके उपरांत एक प्रश्न है। सी डी से छोटा है, जो सी है वो डी से छोटा है, लेकिन ए और बी से बड़ा है। ठीक है भाई, ए और बी से बड़ा कर दिया। डी सबसे बड़ा है, ठीक है। ए बी से बड़ा है, तो ए बी से बड़ा कर दिया। और भाई ये सी कौन से था? डी से बड़ा था। तो सबसे बड़ा बी और सबसे छोटा कौन है? सबसे बड़ा डी और सबसे छोटा कौन है? बी है। इधर ध्यान देना, सी डी से छोटा है। कौन? सी डी से छोटा है, तो सी डी से छोटा कर दिया। और ए और बी से पर, ए और बी से बड़ा है। कौन? डी। भाई ए और बी से बड़ा हो गया। डी सबसे बड़ा है, ठीक है। ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा कर दिया, सी और डी कर दिया। अब क्या कहता है? सबसे छोटा कौन है? भाई बी है। लेकिन ये आंसर नहीं पूछ रहा है, कहता है कि निम्नलिखित में से ऊपर नीचे दिए गए सदनों के सही करिए कि सबसे छोटा कौन बताने के लिए कौन कौन की आवश्यकता है? केवल S1 और S3 की तो आवश्यकता है, क्योंकि S2 तो केवल ये बता रहा है कि सबसे बड़ा कौन है। यह सबसे बड़े की बात करता, ये सबसे बड़े की बात करता, तो फिर मुझे डाटा का यूज पड़ता किसके का? कि S2 का भी यूज का मुझे
प्रयोग पड़ता। तो इसलिए इससे सबसे छोटा पूछ रहा है, केवल किस किस की जरूरत है स्टेटमेंट S1 और S3 एक साथ प्रश्न देने के लिए पर्याप्त है। किस किस की जरूरत है भाई, मुझे S1 और S3 के उत्तर देने के लिए जरूरत है केवल। बात क्लियर है मेरे भाइयों, बात समझ में आ रही है? क्योंकि भाई सबसे छोटा ही तो पूछ रहा है। अब ध्यान देना, 17वां क्या कह रहा है, ए से 100 के मध्य कितनी पूर्ण संख्या है जिनमें एक अंक 4 है लेकिन वो 4 से विभाज्य नहीं है? बताइए भाई, एक संख्या ऐसी है, मतलब वो संख्या 4 तो है, उनके पीछे क्या है, आगे पीछे एक अंक 4 का तो है लेकिन 4 से विभाज्य नहीं है। तो ऐसी संख्या क्या क्या है? 4, 14, 24, 34, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49 के बाद 54, 64, 74, 84, 94। अब वो संख्या बतानी है जो कि क्या हो, 4 से विभाज्य ना हो। 4 से विभाज्य ये होती है क्या? नहीं होती है। 34 नहीं होगा, 41 नहीं होगा, 42 नहीं होगा, 43 नहीं होगा, 45 नहीं होगा, 46 नहीं होगा, 47 नहीं होगा, ये हो जाएगा 49 नहीं होगा, 54 नहीं होगा, डिवाइड 74 नहीं होगा, 84 हो जाएगा, 94 नहीं होगा। ऐसी कितनी संख्या होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं? 12 संख्याएं हैं। देखो, जिसमें एक अंक 4 तो है, मना नहीं कर रहा मैं, एक अंक 4 तो है, क्या है, एक अंक 4 तो है लेकिन वो 4 से क्या नहीं है, भाज्य नहीं है, उसमें डिवाइड नहीं होगा, भाग नहीं जाएगा। तो 14 है, 34 है, 41 है, 42 है, 43 है, 45, 46, 47 भी है, 49, 54, 74 और 94। ऑप्शन कौन सा हुआ? ये वाला। अब आगे ध्यान देना, माना कि दो धातुओं के घनों के P और Q के क्रम से x y आयतन है, तो ये वाला क्या है, द्रव्यमान और आयतन से कैसा क्वेश्चन है ये मिक्सचर क्वेश्चन है। किस किस का? आयतन और इसका। तो देखो, इसका मैं निकालता हूं, घन निकाल लेता हूं, Q की पावर Q 2P की पावर Q, Q की पावर Q 8P की पावर Q। यही होगा कि नहीं होगा मेरे भाई, बताइए। अब देखो, y बराबर क्या दे रखा है, mx दे रखा है, नहीं दे रखा है, y बराबर 8x, इसको p की को क्या है 8x ही तो है, y बराबर क्या मान लिया मैंने, इसको 8x। अब द्रव्यमान आपके पास मास खुद ही दे रखे हैं ऑलरेडी, क्या बोल रखा है, u बराबर है m/x, और दूसरा दे रखा है v बराबर है n/y। दे रखा है कि नहीं दे रखा है, मुझे बताइए भाई, y दे रखा है नहीं दे रखा है? तो इधर ध्यान देना, v बराबर n/x बराबर 2p/8x, 2p/8x, और ये क्या हो जाएगा फिर 2 चौक 8, और v बराबर क्या हो जाएगा भाई 1/4u, 1/4u। तो क्या हो जाएगा, u बराबर 4b, u बराबर 4b। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। दोबारा से ध्यान दे लेना, माना कि दो धातुओं के घनों P और Q के क्रम से आयतन है P, M, N द्रव्यमान है, Q की प्रत्येक भुजा P की दोगुनी है और Q का द्रव्यमान P का दोगुना है। माना कि U बराबर m/x और V बराबर n/y है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो U बराबर 4b, तो Q की पावर Q 2p की पावर Q, Q की पावर 3 8p की पावर Q, y बराबर 8x। ये दे रखा है, मास है भाई आपके पास, मास की वैल्यू क्या क्या दे रखी है, द्रव्यमान की वैल्यू, और वो आपके पास क्वेश्चन में भी डाटा गिवन है, किसका, द्रव्यमान का। v बराबर m/x, v बराबर n/y। तो ये आंसर निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा आपका मेरे भाई, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए हो जाएगा। 19वां, एक शिक्षक और 3 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है, ये तीनों छात्र समान आयु के हों और शिक्षक प्रत्येक छात्र की आयु का अंतर 20 वर्ष है। अब ध्यान देना यहां पर, आप एक होता है एवरेज बराबर, मैंने बताया था आपके पास, टोटल कैसे निकालते हैं कोई भी चीज का टोटल, नंबर ऑफ
नंबर कुछ भी हो और एक एवरेज हो। जो कुछ भी नंबर होंगे क्या होंगे, नंबर, और क्या होता है टोटल बराबर नंबर इनटू एवरेज। तो ध्यान देना भाई, एक टीचर है प्लस 3 स्टूडेंट है, तो 3 और 1 कितना हो गया 4, प्रत्येक क्या है कितनी 20, तो टोटल कितना हो जाएगा 20 इंटू 4 80। क्लियर है। एक 3 भाई छात्र और स्टूडेंट्स का जो अंतर है 20, टोटल कितने भाई वो तीनों ही तो है 3 है, तो कितना हो जाएगा t प्लस 3s इज इक्वल टू 80, लेकिन 3s माइनस के 3t सॉरी 3t माइनस के 3s बराबर 60। इसको इससे कैंसिल आउट, ये क्या हो जाएगा 4t इज इक्वल टू 140, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 तिया 12 और 4 पंजे 20 35। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 19 का क्या हो जाएगा, 19 का हो जाएगा आंसर सी। बात क्लियर है, बात समझ में आ रही है नहीं? देखो ध्यान देना, एक शिक्षक और 3 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है, तो भाई t प्लस 3s बराबर 80। अब क्या बोला है, तीनों छात्र समान आयु के हैं और शिक्षक तथा प्रत्येक छात्र की आयु का अंतर 20 है, तो t माइनस के s जो इनका डिफरेंस है वो कितना है 20 है, और वो कितने भाई 3 है, वो कितने हैं 3 है, छात्र भी 3 है और शिक्षक भी 3 है, तो मल्टीप्लाई 3, तो क्या हो जाएगा ये t प्लस 3s बराबर 80, 3t माइनस 3s इज इक्वल टू 60, 3s से 3s कैंसिल आउट, 3t प्लस 80 4t बराबर 140, तो t बराबर कितना हो जाएगा 35। बात क्लियर है, बात समझ में आई मेरे भाइयों? इधर ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 20 अब क्या बोलता है। एक व्यक्ति ने एक कार खरीदी और उसे क्या करता है, इतने रुपए में बेच देता है यदि उसे 20% की हानि पड़ती है। कितने की भाई 20% की हानि पड़ती है, तो इसका मतलब वो कितने रुपए में इसको कितने परसेंट बेचता है 80% बेचता है। कितना ये भाई 300। अब 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300,333 अपॉन 80 मल्टीप्लाई 100, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। आप इसको सॉल्व करोगे क्या आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। बात समझ में आ रही है आप सभी के? समझ में आ रही है नहीं बताइए? तो भाई 20% की हानि उठानी पड़ी, तो भाई 20% की हानि में मैंने कर दिया, तो कितना परसेंट बचेगा भाई 80%, और 80% का क्या होता है भाई इतनी वैल्यू दे रखी है, 1% की निकालनी है, तो भाई ये इतना वैल्यू अपॉन 80 मल्टीप्लाई 100, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका ये वाला ऑप्शन डी। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 21। अब 21 में क्या दे रखा है आपका, ये दे रखे भाई क्या पैसेज कि भारत में पिछले दशक अथवा उसके आसपास श्रमिक कृषि से हट रहे हैं, परंतु वे केवल निर्माण तथा गैर पंजीकृत विनिर्माण में जो कि स्पष्ट से बेहतर रोजगार अवसर नहीं है जा रहे हैं। सेवाएं जहां श्रम की प्रवृत्ति अधिक उत्पादनकारी होती है, अतिरिक्त रोजगार अवसर उत्पन्न नहीं कर रही हैं, जिनकी देश को आवश्यकता है। भारत को अगले दशक में लगभग 24 मिलियन नौकरियों की आवश्यकता होगी। नया सेक्टर ई व्यापार रोजगार के अंतर को अधिक से अधिक आधा ही भर पाएगा। केवल वे सेक्टर जो घरेलू मांग को बढ़ावा देते हैं जैसे स्वास्थ्य तथा शिक्षा शेष आधे भाग को सुगमता पूर्वक भर सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि परिच्छेद में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण अर्थ है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन का 21 का आंसर क्या होगा बताइए। क्या ग्रामीण तथा गैर पंजीकृत विनिर्माण में कार्य करने की स्थितियों में सुधार लाना चाहिए, सेवा सेक्टर बेरोजगारी की समस्या को कम करना चाहिए, बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सामाजिक क्षेत्र में खर्च का बढ़ावा आवश्यक है। ये बात बहुत सही है, जो इसने पैसेज दिया है उसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। बात क्लियर है। 22 का क्वेश्चन, अब 22 का आंसर देखते हैं। 22 का क्या कह रहा है, देखो 22 के लिए ये वाला है परिच्छेद 2, ये पैसेज दे रखा है कि भारत में निजता के अधिकार पर वर्तमान फोकस डिजिटल युग की कुछ नवीन वास्तविकताओं पर आधारित है। कोई भी अधिकार वास्तविक अधिकार तभी होता है यदि वह सभी स्थितियों में प्रभावी हो और सभी के लिए हो। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति का अपने शोषण के विरुद्ध सुरक्षा की वास्तविक उपलब्धता के बिना स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार अर्थहीन है, जो कि यह सुनिश्चित करे कि उसके इस अधिकार
को गैर सरकारी शक्ति के प्रयोग से निष्फल न किया जा सके, इसलिए राज्य की भूमिका आधिकारिक स्वतंत्र अभिव्यक्ति में रुकावट पैदा करने से बचना मात्र ही नहीं, अपितु यह भी सक्रिय रूप से सुनिश्चित करना है कि गैर सरकारी पक्षकार इसके विरुद्ध में सक्षम ना हो। तो ये दे रखा है, क्या क्या है, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा क्या होगा बताइए। ओनली टू, केवल दूसरा ही निष्कर्ष करेक्ट है। ओनली टू, और ओनली टू कहां मिलेगा मुझे, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऐसा क्यों, क्योंकि ये कह रहा है केवल राज्य को सुनिश्चित करना चाहिए कि गैर सरकारी पक्षकार नीतियों की निजता के अधिकार का हनन ना करें। केवल यही वाली बात कही गई है, केवल यही वाली बात कही गई है। अब देते हैं 23 का देखते हैं क्या कह रहा है। ये वाला है पैराग्राफ आपका। आप पैराग्राफ अपने आप से पढ़ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप पैराग्राफ आप अपने आप से अच्छे से पढ़ सकते हो, उसके बाद आप इसका आंसर आराम से दे सकते हो। दे सकते हो नहीं दे सकते हो भाई बताइए, बताइए, ध्यान देना आगे। तो क्या होगा इसका आंसर मुझे बताइए एक बार, बताइए 23 का। इसका होगा ऑप्शन सी। 23 का जो ऑप्शन होगा क्या होगा मेरे भाइयों, सी। आप अपने आप से इनको पढ़ भी सकते हो और इनको कर भी सकते हो पैसेज को। तो और 24 का क्या होगा मेरे भाइयों, 24 का भी क्या होगा मेरे भाइयों, सी होगा। 24 का भी क्या होगा आंसर, सी होगा। क्या होगा, सी होगा। आप इन पैराग्राफ को आराम से मेरे भाइयों पढ़ सकते हो और इन क्वेश्चनों को आप कर सकते हो, क्योंकि जो क्वेश्चन सॉल्व करने के हैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग के, मैं उन्हें सॉल्व करा रहा हूं और पैसेज के भी मैं आपको आंसर बता रहा हूं, पैसेज के भी आंसर बता रहा हूं। 24 के बाद 25 और 26 इधर ध्यान देना। 25 और 26 इधर ध्यान देना। ये क्या कह रहा है, 25 का जो इसको पढ़ोगे आप इसके पैसेज को, तो इसका आंसर आएगा निकल के, जो इसका आंसर निकल के आएगा 25 का, वो होगा इसका आंसर मेरे भाइयों 25 का। इसको एक बार ढंग से पढ़ो, केवल 1 और 3, केवल ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओनली केवल 1 और 3। और 26 का क्या होगा, इधर ध्यान देना। इस पैसेज को आप पढ़ लेना और कर लेना आराम से। 26 का क्या होगा बताइए, 26 का क्या आंसर होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 26 का क्या होगा, सी होगा। जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका जीएम फसलों के विकास के लिए आज की प्राथमिकता तक सीमित नहीं है। क्या होगा इसका आंसर, सी होगा। किसका, 26 का। 27 इसमें क्या बताने भाई, आपको बताने हैं क्या, गुणनफल में कितने शून्य हैं, क्या बताना है, कितने जीरो हैं, बताइए कितने जीरो हैं। देखो एक जीरो सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, 2 3 4 5 6, 6 तो ये सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं भाई, 1 2 3 4 5 6, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 तो सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। जीरो हमेशा 5 और 2 जहां मिल जाएंगे, 5 और 2 जहां मिलेंगे वहीं क्या होगा, जीरो का उद्घाटन होगा। किसका, जीरो का उद्घाटन होगा। किसका होगा, जीरो का उद्घाटन होगा। बात समझ में आ रही है आप सभी के या नहीं, बताइए मुझे। जब जीरो की बात हो रही है तो जहां 5 और 2 का पेयर मिलेगा वहां क्या हो जाएगा, हमेशा जीरो बनेगा। क्या बनेगा मेरे भाइयों, जीरो बनेगा। तो ध्यान देना, 1 2 इसमें है, 2 इंटू 2 इसमें है और 2 इंटू 3 इसमें है। तो 2 1 2 3 4, 4 ये अलग से बन गए, 6 और 4 10। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बात समझ में आ रही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बन जाएगा। कितने जीरो हो जाएंगे मेरे भाइयों, 10 जीरो हो जाएंगे। कितने जीरो हो जाएंगे, 10 जीरो बन जाएंगे इसकी। बात समझ में आ रही है, बात क्लियर है मेरे भाइयों, बताइए। बात यहां तक सभी की क्लियर हुई, बात यहां तक सभी की क्लियर हुई कि आपके पास कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 ये हो गए।
इसमें 2 1, इसमें 2 2 है और इसमें 1 2 है, तो ये कितने हो जाएंगे अलग से 4, 6 और 4 कितने हो गए 10 0। इस तरीका से पार्ट 1 है 27 तक, और मैं फिर आगे भी आपके लिए अलग कराऊंगा। देखना एक बार क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, जो ये वाला था। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, जो डायरेक्शन वाला क्वेश्चन था, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। देखो इसका आंसर मैंने आपके लिए बता ही दिया था, फिर भी एक बार इसकी ढंग से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो उसके अपोजिट में चलना है, तो कोई व्यक्ति यहां से चला, ये चल रहा है, कितना चल रहा है भाई वो 25, फिर दाएं मुड़ता है कितना 50, फिर बाएं मुड़ रहा है 25। जब वो यहां से चला है तो यहीं से तो उसका स्टार्ट हुआ होगा, और जानते हो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो उत्तर पश्चिम क्या होगा जब ये यहां से चल रहा है, इसके लिए यहां से ही चल रहा है इसके लिए, तो क्या हो जाएगा उत्तर पश्चिम। इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई उत्तर पश्चिम, क्योंकि यहीं से तो चल रहा है उत्तर पश्चिम। बात क्लियर है, तो इसका आंसर क्या है मेरे भाई उत्तर पश्चिम। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, और अगले इसी को लेके आऊंगा मैं चैप्टर के साथ। और ये एक चैप्टर नहीं है, ये एक क्या डिस्कशन सी सेट का, और सी सेट का पूरा आपके पास मिल जाएगा सॉल्यूशन। तो एक बार अपने भी देखिए आपने कितने क्वेश्चन सही किए और गलत किए। ऑल द बेस्ट, थैंक्स क्लास, बाय।